और ये चंद्रगिरी का जो कार्य सौंपा गया विशेष रूप से अभी भी देख रेख में, तो बिलासपुर वाले कोयले परिवार में से विनोद जी परिवार को ये दायित्व दिया गया कि आपको कमेटी के साथ सब देख रेख करनी है। अमरकंटक का तो प्रमोद जी ही देखते हैं। इस तरह से चंद्रगिरी में छत्तीसगढ़ में 2 चतुर्मासों का लाभ एक साथ मिला। वो स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर महाराष्ट्र भी जुड़ जाता है, एमपी का भाग भी जुड़ जाता है थोड़ी दूर से, और छत्तीसगढ़ का भाग भी जुड़ता है। छत्तीसगढ़ तो है ही, महाराष्ट्र में गोंदिया पास में ही है, और फिर नागपुर लाइन, और उसके बाद पूरा महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है। यहाँ बालाघाट, सिवनी आदि से लेकर के जो भाग लगता है वो सीधा गोंदिया होकर के डोंगरगढ़ चंद्रगिरी से ही जुड़ता है। और यहाँ पर इस तरफ राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, आगे चलो तो बिलासपुर, इस तरफ के और भी छत्तीसगढ़ के भाग, ग्राम, नगर सभी जुड़ते हैं। सभी जगह की समाजें बहुत दूर जगदलपुर तक, जहाँ पर आचर्षी का भी सानिध्य बाद में मिला है समाज को, इस चंद्रगिरी में होने वाले चतुर्मास और वहाँ आकर के धर्म लाभ लेने वाली समाजों का एक ऐसा भाव बना और पुण्य जागा कि आचर्षी का लाभ भी छत्तीसगढ़ में अनेक शहरों को मिला। सन 2012 का चातुर्मास आचर्श्री का चंद्रगिरी में स्वाध्याय, साधना और धर्म की प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। सन 2013 का चातुर्मास कहाँ हुआ मालूम है किसी को? सन 2013 का चातुर्मास महाराष्ट्र प्रांत स्थित महानगर नागपुर के निकट शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र रामटेक जी को मिला। ये रामटेक का चतुर्मास भी आवश्यकता तो थी समाज वालों को। चतुर्मास कौन नहीं चाहता है, चतुर्मास होना भी चाहिए। इस तरह से सन 2013 का चतुर्मास जो रामटेक को मिला, उस चतुर्मास का भी एक अद्भुत संयोग रहा। उस वर्ष हम लोगों का चतुर्मास तो आचर्षी ने पारोला, जलगांव, महाराष्ट्र में संपन्न कराया था, पर आचर्षी का जो चतुर्मास स्थापित हो रहा था, उस चतुर्मास में मुनि दीक्षाओं की भी चर्चा चल पड़ी। स्थापना होने के कुछ समय बाद ही ऐसा आभास लोगों को होने लगा कि ब्रह्मचारियों की दीक्षा होगी, और देश में हलचल तो हो ही जाती है, सब तरफ समाचार बिना सूचना के भी फैल जाते हैं। उस वर्ष 10 अगस्त शनिवार का दिन और श्रावण शुक्ला चतुर्थी की तिथि, चतुर्थी की तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, नौमी, चौथ, चतुर्थी, चतुर्दशी, पर शनिवार दिन को पड़ जाए तो माइनस माइनस प्लस ज्योतिष शास्त्र सर्वार्थ सिद्धि योग बताता है। और ऐसे सर्वार्थ सिद्धि के योग में गुरुवर की कृपा भावना से बहुत सारे ब्रह्मचारी भाव तो भाते ही हैं, श्रीफल चढ़ अर्पित करते, निवेदन भी करते हैं, पर आचार्य श्री ने जिन्हें सुनिश्चित किया, ऐसे 24 ब्रह्मचारी भैया
तैयार हुए और निस्वार्थ सागर जी को आदि लेकर, निस्वार्थ सागर, निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर को आदि लेकर के निस्संग सागर तक ऐसे 24 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। मुनि दीक्षा देने में क्रम क्या रहता है, क्या कैसा होता है, दीक्षार्थी क्या भाव रखते हैं, गुरुवर दीक्षा देने में क्या विधि करते हैं, इस बात को तो कल की तिथि में आप लोगों ने अच्छे से देख ही लिया कि ललितपुर में किस तरह से दीक्षाएं संपन्न हुई और आचार्य ने अपने उद्बोधन में क्या क्या प्रेरणा दी, कैसे कैसे संस्कार दिए। आप लोगों ने तो देखा ही देखा। आप लोगों के देखने के साथ हम लोगों ने भी बैठ करके इतना महान दृश्य गुरुवर के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाओं का देखा। रामटेक जी में जो 24 मुनि दीक्षाएं हुई, उन 24 मुनि दीक्षाओं में प्रथम जो निस्वार्थ सागर जी बने, ये ब्रह्मचारी अजय भैया सागर वाले थे और इनकी सेवाएं अमरकंटक सर्वोदय क्षेत्र पर बहुत रही हैं। आचार्य श्री की आज्ञा में रह करके, उनके भावों को समझते हुए, कमेटी के प्रबंध को ध्यान में रख करके अजय भैया और साथ में उनके सागर वाले दीपक भैया भी हैं, अभी भी हैं, अभी आचार्य श्री के साथ में हैं। तो अजय भैया और दीपक भैया ने बहुत मेहनत की है। दोनों सागर के ही हैं, बहुत सुपरिचित हैं, निकट के हैं। ऐसे दीपक भैया अभी भी आचार्य श्री की सेवा में लगे हैं, पर अजय भैया ने सेवा करते करते, क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर ध्यान देते देते उनका पुण्य योग ऐसा बढ़ा, उनका निवेदन, आचार्य श्री की कृपा कि उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान की गई। और उनकी सेवाओं को देख करके जो उनके स्वभाव में रहा, इसलिए उनका नाम भी निस्वार्थ सागर ही रखा गया। हाँ, जब वो घर में थे तब से हम लोग उनको जानते हैं। उनके परिवार ने हम लोगों की सागर में बहुत सेवाएं की हैं, अभी भी बहुत स्नेही हैं, समाचार आते जाते हैं। ऐसा करके निस्वार्थ सागर जी, निर्दोष सागर और निर्लोभ सागर, दो ब्रह्मचारी भाई ऐसे तैयार हुए जो मध्य प्रदेश के तारादेही ग्राम, महाराजपुर और तेंदुखेड़ा के बीच में एक तारादेही ग्राम है, वहाँ के दोनों ब्रह्मचारी भाई थे। पवन और कमल के नाम से जाने जाते। बहुत समय तक मड़िया जी गुरुकुल में रह करके पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य के सानिध्य में उन्होंने अच्छा अध्ययन किया, तैयारी की और पंडित जी के साथ स्वाध्याय का लाभ लेते लेते और जब उन्हें और आगे बढ़ने का भाव हुआ और आचार्य श्री से उन्होंने मार्गदर्शन आशीर्वाद लिया, तो आचार्य श्री ने कुछ समय और स्वाध्याय करने के लिए, साधना करने के लिए और अपना स्वाध्याय का लाभ दूसरों को देने के लिए प्रेरित किया और स्थान उन्हें दिया गया सम्मेद शिखर जी के निकट ईसरी। अब ईसरी का नाम याद आते ही मुझे तो अपनी दीक्षा के संदर्भ भी याद आते हैं। कल देखते देखते ऐसा लग रहा था कि आज तो फ्री बैठ करके देख रहे हैं कैसा कैसा होता, लेकिन जिस समय अपने को दीक्षा प्रदान की गई थी उस समय तो हम आंख बंद करके ही बैठे रहे, बस एकदम उस अनुभव को करते हुए। उस समय की आप पुरानी फोटो कभी देखोगे तो लगेगा पांचों महाराज, सुधा सागर जी है, मैं स्वयं स्वभाव सागर जी, समाधि सागर जी, सरल सागर जी, जब जैसे संकेत करते हैं ना, कुछ संस्कार कर दिए जाते हैं और कुछ संस्कारों के बाद में अगले संस्कार करने के लिए कहा जाता है कि हाँ,
अपने वस्त्रादि आभरण आभूषण अलग करें दीक्षार्थी, तो ब्रह्मचारी लोग होते हैं तो हार मुकुट वगैरह होता है, उसे करना, धोती दुपट्टे अलग करना। अब एलग जी थे हम लोग, तो ज़्यादा कुछ सामान था ही नहीं। तो पांचों एलग जियों को जैसे ही कुछ संस्कारों के बाद संकेत दिया गया कि हाँ इतना हो गया है, अब इसके बाद में आपको ये सब वस्त्र अलग करने हैं, तो किया। और जब खड़े हुए तो ऐसा दृश्य लोग बताते हैं कि जब आप लोग पांचों खड़े थे तो ऐसा लगता है जैसे 5 पांडव खड़े हुए हो। दीक्षा दिवस पर यहाँ पर भी राजेंद्र मर्गा ने जो नाटिका प्रस्तुत की थी ना, वो 5 पांडवों की इसीलिए तो की थी कि 5 दीक्षाएं हुई तो 5 पांडव जैसे एक दृश्य रहता है और साधक की साधना रहती है। तो निर्दोष और निर्लोभ सागर जी को ब्रह्मचारी अवस्था में ईश्वरीय स्थान आश्रम का मिला, उदासीन आश्रम है। ब्रह्मचारी लोग आते हैं, रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। कलकत्ता से विशेष रूप से अभी वर्तमान में जो बहुत समय आचार्य श्री की सेवा में रहे, प्रारंभ से कल्याणमल जी झांझरी, वैसे तो व्यापारी थे पर आज 7वीं प्रतिमा के व्रत लेकर के ऐसे व्यापार आदि से निवृत्त होकर के स्वाध्याय साधना कर रहे हैं। संपत जी छावड़ा आचार्य श्री के पास आने सीए जैसा एक बहुत बड़ा मतलब पद और कार्य करके सेवा निवृत्त जैसे हैं ही कर रहे हैं। और भी उनके परिवारीजन और भी अनेक ब्रह्मचारी भाई वगैरह वहाँ ग्रस्त साधक भी आते हैं और बाल ब्रह्मचारी भी आचार्य श्री के निर्देशों में रह जाते हैं। तो इस तरह से पवन और कमल भैया वहाँ पर लंबे समय तक स्वाध्याय का लाभ कराते रहे। और जब आचार्य श्री के ख्याल में आया उनके निवेदनों को देख करके, तो उन्हें भी दीक्षा के लिए आशीर्वाद मिला और दीक्षा लेने पर उनका निर्दोष निर्लोभ सागर नाम रखा गया। छपारा में हम लोग रहे। छपारा में अच्छी समाज है। नरेंद्र जैन करके एक अच्छे सेवाभावी कार्यकर्ता है। मंत्री भी समाज में रहे काफ़ी समय। समाज को बड़ा सहयोग, परिवार का सारी समाज जवाबदार जिम्मेदार है आचार्य श्री की नज़रों में। आर्यिका संघों के चतुर्मास हुए, हम लोगों के बहुत प्रवास हुए। वहाँ के भी नरेंद्र जी के बेटे नीरज ने भी अच्छी साधना बढ़ाई और जब उसकी मुनि दीक्षा हुई तो उसका नाम भी नीरज सागर ही रखा गया। ऐसी जानकारी मुझे मिली। बहुत सारे ब्रह्मचारी तो हमारे परिचय के रहे नहीं, वो आते जाते रहे होंगे लेकिन उतना ख्याल गया नहीं। बाकी सभी ब्रह्मचारी भाई परिचित रहे किसी न किसी रूप में। और 24 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। देखिए, साधक कुछ समय के लिए आपके सामने दीक्षा लेते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसा आचार्य श्री ने कहा, कल कहा था कि ये दीक्षा केवल ऐसा नहीं एक आध हफ्ते के लिए हो, ऐसा नहीं कि महीना 15 दिन के लिए हो गई, चलो ठीक है अब उसके बाद में तो फ्री हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि मेले ठेले के लिए ही आचार्य श्री ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं। ये तो भीड़ भाड़ मेला ठेला तो ये देखने के लिए आता है। साधना और चर्या तो अपनी हमेशा अपने साथ रहती है। कितना प्यारा, कितना प्रेरक, समयोचित उद्बोधन साधकों के लिए गुरुवर का रहा। ऐसे मुख्य बिंदु जो आत्मदर्शी होते हैं, ऐसे मुख्य बिंदु जो हम सबको अंतर्मुखी करते हैं, ऐसे वचन, ऐसे बिंदु जो शास्त्रों की परिभाषा प्रकट करते हैं, आचार्य श्री ने उस प्रसंग में जो भी अपना भाव प्रकट किया, साधकों को प्रेरणा दी, समाज को मार्गदर्शन दिया, संघ की व्यवस्थाओं पर अपना विचार रखा, अद्भुत है। समय और समाज की आवश्यकता भी है। ऐसा
एक महत्वपूर्ण कार्य कल आचार्य श्री के कर कमलों से संपन्न हुआ। श्रमण परंपरा गौरवान्वित हुई और निर्ग्रंथ मुनि दीक्षाओं में 10 मुनि दीक्षाओं में पहला नाम ही निर्ग्रंथ सागर से प्रारंभ कर दिया। नाई ना का क्रम चला, रामटेक और बीच के 2 संदर्भ अलग रहे, लेकिन ये भी ना के क्रम में रहा। हाँ हाँ करने वालों के लिए ना के क्रम में ये बराबर आया। इस तरह रामटेक में मुनि दीक्षाएं हुई। रामटेक का चातुर्मास आचार्य श्री का प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। अनेक कार्य पर्वराज पर्यूषण आदि आदि से संबंधित संपन्न होते हैं। नागपुर की समाज वहाँ के प्रबंध में रहती है। रामटेक अतिशय क्षेत्र नागपुर ट्रस्ट से संचालित होता है। नागपुर में परबारपुरा दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट परबार समाज के नाम से एक है और उस ट्रस्ट के अंतर्गत रामटेक क्षेत्र भी आता है और बाजार गांव क्षेत्र भी आता है। पुराने समय से समाज उसका संचालन करती आ रही है। समय तो समाज ने वो भी देखा जब क्षेत्र को संभालने में उनके पास उतने आय के साधन नहीं थे, और जब से आचार्य श्री का प्रवास वहाँ हुआ है, चतुर्मास और अन्य लाभ रामटेक जी के लिए मिलना शुरू हुए हैं, तो आज स्थिति ये है कि रामटेक एक बहुत प्रसिद्ध और समझ लीजिए कि हर तरह की संपन्नता में आगे है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की मूल नायक की प्रतिमाएं बहुत प्राचीन है। उसका इतिहास भी महाराष्ट्र के भोंसले वंश के राजाओं से जुड़ा हुआ है। उन राजाओं का एक मंत्री जैन था। उसका प्रतिदिन देव दर्शन यानी भगवान के दर्शन करके ही भोजन करने का नियम था, ऐसा इतिहास वहाँ के लोग बताते हैं। एक बार राजा साहब के साथ कामठी के लिए मंत्री जी भी कुछ काम से गए। राजा साहब के भोजन करने का समय हुआ। उन्होंने मंत्री को भी कहा कि आप भी भोजन ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा, राजन आप जानते हो मैं नियम वाला हूँ,